नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और कैरियर रिलेटेड टॉक में, जिसमें कि मैं आज आपसे मल्टी स्किल रिलेटेड बात करूंगा। आज मुझे मौका मिला है एक एक्सपर्ट से मिलने का। सडनली मेरी एक मीटिंग थी जिसमें मुझे मुलाकात हुई सर से और पता चला कि सर अभी करंट में किसी प्रोफेशन में और उससे पहले किसी और प्रोफेशन में थे। तो सर मुझे इन दोनों ही प्रोफेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और बताएंगे अपना अनुभव कैसा रहा। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए सर से बोलूँगा, वेलकम सर। पहले तो मैं चाहूंगा कि आप बताएं सर कि आपने शुरुआत आपके कैरियर की कैसे की। मेरे कैरियर की शुरुआत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में से शुरू हुई। मैं 1969 में टीकमगढ़ मध्य प्रदेश में एज क्लर्क अपॉइंटमेंट हुआ था। इसके बाद मैं भोपाल आ गया मध्य प्रदेश में, और जहाँ पर मेरे 1977 में ऑफिसर ग्रेड में प्रमोशन हुआ। इसके बाद हम वेरियस असाइनमेंट्स में रीजनल ऑफिस में, कंट्रोलिंग ऑफिस में, बैंक ब्रांच में एज फील्ड ऑफिसर, अकाउंटेंट, ब्रांच मैनेजर रहकर हमने कार्य संपादित किया। इसके बाद मेरा प्रमोशन MM2 ग्रेड 2 में हो गया। उसी दौरान हम चूँकि एसोसिएशन और इनमें अपनी मान्यता रखते हैं, तो हम एसोसिएशन की तरफ झुक गए और लोगों के वेलफेयर के लिए वर्क करने लगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स एसोसिएशन में, और विभिन्न पदों पर हमने असाइनमेंट वहाँ पर कार्यरत रहा। और उसमें जितना लोगों की मदद हो सकी, जो भी मैनेजमेंट के गलत इश्यूज होते थे उनकी हम पुरजोर आवाज़ उठाकर उनको, लोगों की ग्रीवेंसेस को सॉल्व करते रहे। एसोसिएशन के पदाधिकारी होने के नाते मेरा प्रमोशन लेने का कोई ज़्यादा आकांक्षा नहीं थी, तो इस हिसाब से मैं रिटायरमेंट तक स्केल 2 पोजीशन पर रहा। मैं 1969 से 2009 तक के 40 साल के स्पैन में हमने बहुत कुछ बैंकिंग के बारे में देखा, समझा, और बैंकिंग में कस्टमर्स को किस तरह की परेशानियां होती हैं उनको दूर करने का प्रयास किया अपने असाइनमेंट में, और काफ़ी कुछ अच्छा रहा। इसके बाद मैं 2009 के बाद, मैं चूँकि लॉ ग्रेजुएट था और अपने कार्यकाल के दौरान एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में लीगल अफेयर्स, जो भी लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क होता था, वो हम असाइन करते थे। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने एक्टिव लाइफ ही रिटायरमेंट को ना माने, और हमने फिर एज ए लॉयर अपना रजिस्ट्रेशन कराया और भोपाल डिस्ट्रिक्ट बार में मैं डिस्ट्रिक्ट जज के न्यायालय में मैं वर्क करना शुरू कर दिया। बैंकिंग से लीगल लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से आने में हमको बड़ा अच्छा लगा। जहाँ बैंकिंग एक अथाह अध्याय है, उसी तरह लॉ में, कोर्ट में वर्क करना, लीगल एस्पेक्ट्स को देखना, एक बहुत बड़ी गहरी अथाह है, जिसको हमने, वस्तुतः कहा जाए तो मेरा काफ़ी पहले 1986 में मैंने लॉ ग्रेजुएशन किया था, और हम लॉ के जो भी पॉइंट्स या लीगल ये थे प्रोसीजर्स, हम उनको भूल चुके थे, किंतु हमने हार नहीं मानी। और जैसे एक छोटे से बच्चे से KG 1 से लेके सेकेंडरी लेवल तक जो मेहनत होती है और बच्चों में जो जिस हिसाब से होती है, उसी तरह मैंने कार्य किया और एक अपने सीनियर एडवोकेट के साथ प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। ग्रेट सर, मुझे पता लगा आपने जैसे बहुत ही अच्छी बात बताई सर। तो मुझे अभी आपसे जब बात कर रहा था डिस्कशन के दौरान, मुझे पता चला था कि आपने ये लॉ प्रैक्टिस के लिए यूएस में भी, क्योंकि आपके बच्चे शायद बाहर रहते हैं, तो आपने बताया कि मैं जब बच्चों से मिलने गया तो वहाँ के भी लॉ में आपका इंटरेस्ट जागा, तो वहाँ पे भी आपने कुछ एग्जाम वगैरह दिए थे। तो वहाँ के लॉ प्रैक्टिस में और यहाँ की प्रैक्टिस में क्या डिफरेंस है? और सर फिर मैं थोड़ा सा एग्जाम रिलेटेड आपसे पूछना चाहूंगा
कि क्या क्या रहता है, कैसे वहाँ लॉयर बन सकते हैं और कैसे यहाँ पे लॉयर की प्रैक्टिस होती है? हाँ, ये सत्य है। मेरे दोनों बेटे यूनाइटेड स्टेट्स में हैं। मेरा एक छोटा बेटा लॉस एंजलिस में था। जब मैं अपने विजिट के दौरान लॉस एंजलिस गया, कैलिफोर्निया, तो मैंने फिर वहाँ के भी लीगल और ट्रेनिंग्स और वर्क को देखा। लाइब्रेरी में मैं बैठा करता था और मुझे काफ़ी अच्छा लगा वहाँ के वर्क को। मैंने फिर शुरुआत करने की कोशिश की और एज ए फॉरेन एडवोकेट, इंडिया के एडवोकेट होने के नाते कैलिफोर्निया में बार में रजिस्ट्रेशन होता है। मैंने अपना वहाँ पे कैलिफोर्निया बार में लॉस एंजलिस में अपना रजिस्ट्रेशन कराया और अ, उसकी पढ़ाई भी मैंने शुरू की। जहाँ तक वहाँ के संविधान का सवाल है और इंडिया के संविधान का, वो एक ही है। अच्छा। उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। लेकिन हाँ, चूँकि अमेरिका बहुत प्रॉस्परस है और उनके पास एडवांस है, तो उनके यहाँ कंप्यूटराइज़ेशन वर्क और पूरा पेपरलेस वर्क कोर्ट में बहुत शुरू से हो रहा था, जो इंडिया में अभी शुरुआत हुई है। इंडिया की शुरुआत एक अच्छा प्रयास है और उस हिसाब से वहाँ पे जो लीगल हमने वो देखा, कोई भी केसेज़ होते थे, स्मॉल कॉजेज़ के केसेज़, छोटे-मोटे केसेज़ जो होते थे, वो 3 माह के अंदर ख़त्म हो जाते थे, डिस्पोज़ हो जाते थे। तो वहाँ पर डिस्पोज़ल है जो केसेज़ का, बहुत ही फ़ास्ट है और बड़ा परफ़ेक्ट है। इंडिया के कंपैरिज़न में, इंडिया में जिस तरीके से एक-एक केस सालों चलते रहते हैं और डिस्पोज़ल नहीं हो पाता है, वो एक्चुअली क्या है, लॉयर्स अपने एथिक्स को, जो एक लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से है, लॉयर्स की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उनको पूरा नहीं करते हैं। उनका उद्देश्य सिर्फ़ ये होता है, अगर वो डिफेंस काउंसलर हैं, तो डिफेंस को कैसे करके केसेस को आगे बढ़वाते जाना। जबकि अमेरिकन लीगल उसमें जितना फर्स्ट चांस में ही पूरा वो अपने रिप्लाई दे देते हैं, पूरे अपने विटनेसेस की लिस्ट दे देते हैं, इंटरोगेटरी दे देते हैं और कैसे भी करके विद इन 3 मंथ्स और टू 6 मंथ्स, मैक्सिमम 6 मंथ्स के केसेज हैं। मेरे को वहाँ की ये लिस्टिंग देखने को मिलती थी। हम जब कोर्ट में जाके बैठते थे और देखते थे, तो हमें दिखता था कि कोई 1 साल से पुराना कोई भी केस नहीं मिलता है। बड़े से बड़े केसेस भी कितने कॉम्प्लिकेटेड होते थे, उनको रिज़ॉल्व करने में वहाँ के जो जजेस हैं, वो पूरी तरह से प्रयास करते थे और लॉयर्स भी एथिक्स के तौर पर उनको सपोर्ट करते थे। ओके। कैलिफ़ोर्निया के रजिस्ट्रेशन के बाद हमने पढ़ाई की और एग्ज़ामिनेशंस भी दिए। वहाँ के एग्ज़ामिनेशन जो होते थे, वो बहुत ही टफ़ होते हैं और करीब उसमें 95% जब तक आपका स्कोर नहीं आता है, किसी प्रकार से लॉयर के लिए सिलेक्शन नहीं हो पाता है। और सबसे बड़ी बात वहाँ जो है कि लॉयर्स का रजिस्ट्रेशन प्रैक्टिस करने के लिए इंडिया में लॉयर्स बार एसोसिएशन देती है, जबकि वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जज और उनका एक पैनल होता है। वो कोर्ट के जजेस ही उसको डिसाइड करते हैं कि इसको रजिस्ट्रेशन बार में रजिस्टर किया जाए या नहीं। और मैक्सिमम सबसे कम 95 टू 99% जिनका स्कोर होता है, उस हिसाब से है। वहाँ 2 दिन का एग्ज़ामिनेशन होता है और बहुत ही टफ़ होता है और राइट फ्रॉम 8:30 पीएम टू 8:30 एएम टू 12:30, देन 1:30 टू 6:30 एग्ज़ामिनेशन होता है, 2 दिन होता है। वहाँ के प्रोफ़ेशनल एथिक्स के पेपर्स अलग होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस का पेपर अलग होता है, क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉज़ और टॉर्ट्स वगैरह के सब्जेक्ट्स अलग होते हैं, ऐसे करीब 15 सब्जेक्ट्स होते हैं। वो काफ़ी टफ़ होता है, लेकिन एक बार वहाँ का अगर लॉयर का आपका स्कोरिंग हो गया तो है। मैं वैसे, चूँकि मेरा भी नौकरी थी और मैं बैंक की सर्विस में रहता था, तो मैं उसको कंप्लीट नहीं कर सका। लेकिन हाँ, वहाँ के उसको देखते हुए वहाँ के मैंने पैरालीगल के कोर्सेज़ कंप्लीट किए हैं
और कि अभी मैं जाके वहाँ पे एज ए पैरालीगल किसी एडवोकेट की बड़ी फर्म में वर्क कर सकता हूँ और मैं करने का प्रयास भी करता हूँ। जब भी मैं यूएस हर 2 साल में जाता था और करीब 5-6 महीने वहाँ रहता था, तो मैं किसी न किसी प्रकार के कोर्सेज़ को करता रहता। अभी रिसेंटली लास्ट ईयर हमने यूएस टैक्सेशन का कोर्स किया और हम वहाँ पे जैसे कि यहाँ पे रिटर्न भरते हैं, जी। यूएस के लोगों की टैक्स रिटर्न्स भरने के लिए ऑथराइज्ड हैं ओके। और हमने वहाँ पे भरी भी हैं। हालाँकि एक सीडीएस सपोर्ट एनरोलमेंट एजेंट के साथ हम वर्क करते थे, जी। लेकिन इंडिपेंडेंटली हम वहाँ पे एज ए टैक्स प्रिपेयर रजिस्टर्ड हैं। ग्रेट। वहाँ पे नोटरी के भी एग्ज़ामिनेशन होते हैं और वो नोटरी का एग्ज़ामिनेशन पास करने के बाद नोटरी का वर्क किया जा सकता है। इंडिया में नोटरी बहुत ही सीनियर एडवोकेट को और बहुत इक्के-दुक्के होते हैं जी। और बहुत ही कम जॉब्स नोटरी के होते हैं। यहाँ कम से कम 25 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उन्हीं का नोटरी में इंडिया में। इंडिया में जी। ये होता है। ओके। तो सर यूएस में जैसे इंडिया में जैसे अपने को ग्रेजुएशन 12th के बाद में होती है जो लॉ की, और वहाँ यूएस में क्या सिस्टम है? वहाँ पे भी 12th कंपल्सरी है या उसका अलग सिस्टम है सर? यूएस में 12th से होने के बाद बार एग्जामिनेशन में लॉ कॉलेज में जा सकता है और 5 इयर्स का कोर्स होता है। अच्छा। जैसा यहाँ इंडिया में अभी जी, सेम रिसेंटली 5 शुरू इयर्स। हुआ है। ओके। 5 इयर्स होने के बाद बाय लास्ट फाइनल ईयर में बार के एग्जामिनेशन की तैयारियाँ वहाँ के स्टूडेंट्स करते रहते हैं और 1 साल के अंदर डिफरेंट कोचिंग लेके या खुद सेल्फ पढ़ के और बार एग्जामिनेशन पास करने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पे जी। हर स्टेट्स का बार एक अलग है और जी। हर स्टेट्स के बार का एग्जामिनेशन का सिस्टम और प्रोसीजर डिफरेंट है। जी। तो जैसे सर यहाँ पे अपन बच्चे जो एमएस वगैरह के लिए जाते हैं अदर एजुकेशन के लिए, हाँ। तो क्या लॉ के लिए भी यहाँ से कोई एग्जाम यस दे यस करके वहाँ जा वेरी सकते हैं ट्रू। पढ़ने के लिए? वो बहुत ही चार्मिंग है और यहाँ के जो लॉ ग्रेजुएट्स होते हैं और जो अपने उस हिसाब से थोड़ा-सा स्किल्ड अच्छे होते हैं जी। और वेल टू डू होते हैं और उनकी जो इंग्लिश की नॉलेज अच्छी होती है, वो लोग वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे मास्टर ऑफ लॉ करते हैं। एलएलएम कहलाता है वहाँ भी ओके। और एलएलएम करने के बाद बड़े फर्म्स में बहुत अच्छी जॉब्स को एन्जॉय करते हैं और लर्निंग स्किल अपना डेवलप करते हैं। ओके। और जैसे सर यहाँ पे भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, सेशन कोर्ट होता है, फिर हाई कोर्ट होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, तो वैसे वहाँ पे भी है या वहाँ पे सब एक सिंगल है? नहीं, वहाँ भी ऐसे ही कोर्ट होते हैं। सबसे बड़ा वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट होता है, जी। फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं और लोअर ग्रुप में उसमें छोटे-छोटे स्मॉल कॉजेस ओके। कोर्ट होते हैं और उनमें जजेस की बेंच होती है और सुप्रीम कोर्ट हर स्टेट में एक होता है, उसके हिसाब से वो लोगों के डिसीजंस होते हैं। ओके सर। तो ये तो हुई सर लॉ से रिलेटेड बात। थोड़ी-सी अब अपन बैंकिंग से रिलेटेड बात कर लेते हैं क्योंकि आपने बैंकिंग में पूरा अपना ऑलमोस्ट करियर दिया है। तो सर बैंकिंग में आपने डिफरेंट फेजेस देखे हैं। तो बैंकिंग में अभी भी हम देखते हैं बच्चे बहुत क्रेज़ है बच्चों में। तो करंट स्टेट में और पुराने में क्या अंतर आपने देखा सर, और क्या एग्ज़ामिनेशन पैटर्न अभी भी सेम है? और क्या रहता है सर बैंकिंग के लिए? किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए बच्चों को? हमने जब बैंक जॉइन किया था, उसके पहले एक टेस्ट होता था जी सर। और एक 3 घंटे का टेस्ट किया जाता था, जिसमें जनरल इंग्लिश, मैथमेटिक्स और जनरल नॉलेज का पेपर होता था और जो उसमें मेरिट्स में आते थे, उनका सिलेक्शन होता था। आजकल भी बैंकिंग के लिए बहुत चार्म है स्टूडेंट्स को। जो लोग भी हैं वो क्लरिकल कोचिंग लेते हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। पहले ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं था, दैट वाज़ ए डिस्क्रिप्टिव ओके। क्वेश्चंस और उसके बेसिस पे होता था। अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें जनरल नॉलेज, साइंस, मैथमेटिक्स और आपके जनरल नॉलेज भी होती है, सब प्रकार के मल्टीपल होते हैं, जो एक 12th स्टैंडर्ड के बच्चे वो करते हैं। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन 12th टू ग्रेजुएशन है। ओके। और उनमें से फिर अब इसके लिए एक एग्जामिनेशन का बोर्ड होने लगा है, बैंकिंग रिक्रूटमेंट बोर्ड, जो डिफरेंट बैंकों का डिफरेंट सेंटर्स पर एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है और फिर मेरिट के आधार पर उनका सिलेक्शन करता है। उस ज़माने में जब हमने ज्वाइन किया था, जी। मुझे सिर्फ 300 रुपये सैलरी से स्टार्टअप था। ओके। आज के समय में कम से कम मिनिमम 50,000 से है और
ऑफिसर्स ग्रेड की और सीनियर ऑफिसर्स की करीब 1.5 लाख के करीब सैलरी बन रही है। खैर वो प्राइस इन्फ्लेशन इज आल्सो जी। वन ऑफ द फैक्टर फॉर द डे। Correct. और आज वो बैंकों में सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे चार्मिंग होता है प्रोबेशनरी ऑफिसर। ओके। प्रोबेशनरी ऑफिसर्स का जो टेस्ट होता है जी। बेटर देन मोर देन टफ देन द IAS IPS Okay. एग्जामिनेशन। स्टूडेंट्स जो इसकी तैयारी करते हैं और वो आते हैं तो हाईली स्किल्ड आते हैं और बैंकों में उनको प्रमोशन 4 और 5 साल की एज ऑफिसर सर्विस सीनियर पोजीशंस मिलती है और वो चीफ जनरल मैनेजर मतलब एक सर्किल के हेड तक आराम से पहुंचने के उनके प्रॉस्पेक्ट्स होते हैं। हम लोगों के टाइम पे एग्जामिनेशन नहीं होता था, इंटरनल एग्जामिनेशन होते थे। एक इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड बैंक अकाउंटेंट CAIB एग्जामिनेशन होता है, उसमें 2 पार्ट होते थे, पार्ट 1 और पार्ट 2। मैंने भी पार्ट 1 एग्जामिनेशन पास किया और पार्ट 2 के कुछ सब्जेक्ट्स कर लिए थे। लेकिन चूँकि हमें वो एस्पेक्ट्स में हम करियर कॉन्शियस नहीं थे, हम इसलिए ज़्यादा हमने उसमें नहीं किया। लेकिन पार्ट 1 एग्जामिनेशन या जो भी एग्जामिनेशन होते थे, हम पूरी तरह से कंप्लीट करते थे और बड़े अच्छे सिस्टम से काम किया हमने। ग्रेट। और सर इसमें ये अपन जैसे ये एक तो सेंट्रलाइज होती है पोस्टिंग और एक स्टेट वाइज, तो ये क्या सारे जो गवर्नमेंट बेस्ड बैंक हैं इनकी कहीं पे ऑल इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है बेस्ड ऑन द रैंकिंग, या ये स्टेट का अलग रहता है फंडा और सेंट्रल का अलग रहता है? देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक अलग स्टेट इंस्टीट्यूट थी, पहले जो इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। जी। इसके बाद फिर छोटे-छोटे बैंक थे, बैंक ऑफ बड़ौदा हुआ, जी। यूनाइटेड कमर्शियल बैंक हुआ, पंजाब एंड सिंध बैंक हुआ। वो 1969 में नेशनलाइजेशन के बाद ये सब गवर्नमेंट ओरिएंटेड बैंक हो गए, जैसा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक प्रमोशन पॉलिसी, प्रमोशन का वर्क, सैलरी स्ट्रक्चर थोड़ा बेटर रहा अदर बैंकों के हिसाब से। इन सब के सेंट्रल ऑफिसेस इंडिया का एक अलग-अलग होता था, मोस्टली बॉम्बे में होते थे। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सेंट्रल ऑफिस बॉम्बे में है। जी। दूसरे बैंक ऑफ बड़ौदा का, जैसे बड़ौदा स्टेट का बैंक था ये, इसके बाद फिर हेड ऑफिस इसका मांडवी बड़ौदा ही में है। यूको बैंक का कलकत्ता में है। तो ये अच्छा। डिफरेंट जो छोटे-छोटे बैंक थे वो सब मिला के नेशनलाइजेशन किया गया और वे गवर्नमेंट ओरिएंटेड हो गए। तो और गवर्नमेंट के करेंसी चेस्ट जैसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही गवर्नमेंट का ट्रांजैक्शंस होते थे, जी। अब सभी बैंकों में गवर्नमेंट के ट्रांजैक्शंस होने लगे। और इसमें सर एक और क्यूरियोसिटी आई मेरे माइंड में कि जैसे एक तो ये गवर्नमेंट ओरिएंटेड, एक जो प्राइवेट बैंक्स होते हैं, तो प्राइवेट बैंक के में भी सेम ही रहता है प्रोसेस सर, या उनका अलग रहता है हिसाब? प्राइवेट बैंक जो एस्टेब्लिश हुए, लाइक एचडीएफसी हो गया, हाँ, आईसीआईसीआई, लाइक ICICI बैंक हुआ, HDFC बैंक जी। हुआ और अभी रिसेंटली AU। 5-6 बैंक और हो गए हैं, IDFC फर्स्ट बैंक और डिफरेंट बैंक्स हो जी। गए हैं। जी। दे आर प्योरली प्राइवेटेड, ओके। लेकिन उनका एडमिनिस्ट्रेशन वर्किंग और सिस्टम ऑलमोस्ट वही रहता है जो ओके। एक बैंकिंग सिस्टम कंप्यूटराइजेशन में SBI या गवर्नमेंट उसका होता है। लेकिन उनके अपने तरीके से होते हैं और सभी बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जी। कंट्रोल होते हैं और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बैंकिंग पॉलिसी जो होती हैं उनको अडॉप्ट करना पड़ता है। दे कैन नॉट वायलेट दीज रेगुलेशंस। ओके। सर आप जानते हैं कि बच्चे क्या आजकल के थोड़े से क्या है कि एक और एनर्जी उनको मिलती है अगर हमें पता चलता है कि डिफरेंट आपको फैसिलिटीज भी मिलती हैं, तो बैंक के एम्प्लॉयज को जहां तक मेरी नॉलेज है काफी, जैसा आप बोल रहे हैं, ऑफिसर ग्रेड पे मिलती होगी, बट हाँ जो बच्चे आजकल ज्यादातर ऑफिसर ग्रेड के ही देते हैं, तो किस तरह की फैसिलिटीज बैंक के एम्प्लॉयज को रहती हैं? सबसे अच्छी फैसिलिटीज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स को मिलती थी और हम लोगों का एक स्लोगन था, जी। झाड़ू से लेके मकान तक। जी। हैं? और लीव ट्रेवल कंसेशन में इंडिया के लास्ट बॉर्डर तक या उसके द्वारा फॉरेन असाइनमेंट, फॉरेन कंट्रीज में विजिट के लिए भी लीव ट्रेवल कंसेशन दिया जाता था। जी। तो बैंक में ऑफिसर्स को सुविधाएं सभी है, परक्विजिट्स मिलता था, पेट्रोल मिलता था, इनिशियल स्टेज से मिला और हमने इन सब फैसिलिटीज़ का अच्छी तरह से जो है लीज्ड हाउस मिलते थे, मकान जहाँ की उस समय उतनी कॉस्ट नहीं होती थी, लेकिन 10,000 तक के मकान ऑफिसर्स को उस टाइम के समय में जी। मिला करते थे। आज तो उनकी वो 40,000 रुपये तक का बैंक के एक स्केल 2 और स्केल 3 ऑफिसर्स को मकान मिलते हैं और
अब बैंक ने अपने क्वार्टर्स भी बनाना शुरू कर दिए, प्रीमाइसेस भी बना दिए हैं, तो बड़े अच्छे और एनवायरनमेंट में बैंकिंग का हर ऑफिसर अधिकारी काम करता है और सबसे नेक, स्वच्छ और शुद्ध तरीके से बैंकिंग की सर्विस है। अगर कोई आदमी चाहे तो अपने तरीके से बड़े आराम से सही बात को करते हुए और सही तरीके से नौकरी करते कर सकता है। और सर इसमें जैसे पब्लिक डीलिंग भी बहुत होती है, तो अपने आप को कूल और काम कैसे रखे व्यक्ति? क्योंकि आजकल के हम देख रहे हैं बच्चे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं और जो नए लड़के आ रहे हैं या लड़कियाँ आ रही हैं, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं रख पाते। यस। तो आपके एक्सपीरियंस से कुछ ऐसा सजेशन देना चाहेंगे बच्चों को कि वो भी, क्योंकि सिलेक्शन तो चलिए मार्क्स के बेस पे हो जाएगा, या फिर कोई वो जब सिलेक्शन में बोर्ड डिसाइड करता है क्या, वो भी कोई पैरामीटर होता है जो वो टेस्ट लेते हो, चेक करते हो बिफोर दे अलॉट द बैंक? बैंकिंग का सिस्टम है कस्टमर इज ऑलवेज राइट। इस स्लोगन को और इस उद्देश्य को लेकर हम लोग काम करते हैं। तो इससे कस्टमर की बार्गेनिंग पावर बैंक के ऑफिसर से या बैंक के अधिकारी के अगेंस्ट में ज़्यादा हो जाती है। वो कुछ चाहते हुए भी हर काम जल्दी से जल्दी कराना चाहते हैं, जो कि बैंकिंग प्रणाली में नहीं संभव होता है। अब कंप्यूटराइजेशन होने के बाद काफ़ी समय कम हो गया है, अन्यथा एक किसी आदमी को चेक देता था, चेक को पोस्ट करता था बाबू, इसके बाद अधिकारी के पास चेक आता था, फिर उसी दौरान उसके पास डिफरेंट टाइप के और वर्क का भी काम आ जाता था, तो नेचुरली डिले होता था। लेकिन आज के समय में कंप्यूटर के सिस्टम में जितनी संभव होता है जल्दी से जल्दी कार्य हो रहा है और बैंकिंग में अब भीड़-भाड़ थोड़ी कम हो गई है। एटीएम और ये सब के सुविधाएँ होने के कारण अब नॉर्मली बैंक, सेविंग बैंक बचत खाते से संबंधित कस्टमर्स 99% कम हो गए हैं। और अब आपने देखा होगा, पहले तो बैंकों की जो प्रीमाइसेस थी बहुत ही गंदी और मैंने भी जिन में बैंकों में एज ब्रांच मैनेजर और गाँव में वर्क रूरल एरिया में किया है, वो सबसे गंदी और अच्छी प्रीमाइसेस नहीं हुआ करती थी। लेकिन आजकल नीट एंड क्लीन, सबसे पहले बैंक ने अपना ये उद्देश्य ये बदला कि हमें सबसे पहले प्रीमाइसेस को रखना है। अब यूएस की ब्रांचेज में किसी भी बैंक में या स्टेट में या फॉरेन कंट्रीज़ की ब्रांचेज और स्टेट बैंक की ब्रांचेज के प्रीमाइसेस में, मेंटेनेंस में किसी भी प्रकार का अब कोई भेदभाव नहीं रह गया है एंड वी आर बेटर देन अदर। ग्रेट सर। तो आई थिंक आपने ये बैंक रिलेटेड तो बहुत अच्छी चीजें बता दी सर। थैंक यू वेरी मच। जस्ट लास्ट में मेरे पास एक लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन रह गया था कि एक लॉयर जैसे अगर उसको जज बनना है तो क्या फेज रहता है सर, या जज के लिए अलग ही फॉर्मेट होता है? क्योंकि आप उस फील्ड से हैं तो शायद आप उस पर रोशनी डाल सकते हैं। लॉयर से जज बनना एक सीनियरिटी का एक अपना क्राइटेरिया होता है। उस लॉयर को कम से कम 20 साल की या 15 साल की जॉब सीनियरिटी रखना पड़ती है। उसका जो कार्यकलाप होता है, उसके जो अचीवमेंट्स होते हैं, स्किल्ड जो उसके डिसीजंस होते हैं, उन सब का मायने बहुत रहता है। जज वही बन पाते हैं जो एक बहुत सीनियर लॉबी से आते हैं और जो कि इंडिया फेम के लॉयर्स होते हैं। उन्हीं को जज में एक सीनियरिटी के प्रमोशन पे जज बनाया जाता है। वैसे जजेस का आजकल क्लैट के द्वारा लॉ का एडवोकेट के लिए होता है और इसके बाद उनका सिविल जज के एग्जामिनेशंस होते हैं। सिविल जज के एग्जामिनेशंस में जो पास कर लेते हैं वो फिर सिविल जज में अपॉइंटमेंट उनका किया जाता है जूनियर डिवीज़न में। इसके बाद फिर वो सीनियर डिवीज़न में जाते हैं और फिर इसके बाद हाई कोर्ट में जाते हैं। ओके। और सर एलएलबी में जैसे कई एग्जाम्स में ओपन भी अपन पढ़ाई कर सकते हैं, कई बच्चे जो नहीं हो सक्षम कॉलेज जाने की, तो क्या एलएलबी में भी ओपन से पढ़ाई होती है कि कॉलेज कंपलसरी है 5 साल? लाइक इन हाउस कंपलसरी है उसमें? इन हाउस इज कंपलसरी एलएलबी के एग्जामिनेशन की। हाँ, एलएलएम वगैरह आजकल ऑनलाइन होने लगा है, यूनिवर्सिटीज हैं जी। वो ओपन भी करने लगी हैं, लेकिन उनको मैंडेटरी तो 1-2 साल के लिए लास्ट उसमें इंटर्नशिप और उसको लिए करना जरूरी होता है। ओके। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी बार एग्जामिनेशन होने लगा है। बार एग्जामिनेशन में जो स्टूडेंट्स पास होके आते हैं उनको इंटर्नशिप ज़रूरी हो गई है। 2 साल के लिए कम से कम उनको किसी लॉयर के साथ वर्क करना पड़ता है ताकि वो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स और उनको समझे। इसके बाद ही उनको आजकल लॉयर का बार एसोसिएशन की तरफ से सर्टिफिकेट मिलता है। और इसमें जो फील्ड्स भी हैं, जैसे सिविल की अलग है, इसका क्रिमिनल का अलग है, तो ये फील्ड्स भी आफ्टर प्रैक्टिस डिसाइड होती है या ड्यूरिंग द कोर्स ही ये आ जाता है? ड्यूरिंग द कॉर्पोरेट कोर्स का अलग होता है? सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं
और 10-15 सब्जेक्ट्स हैं, सिविल भी होता है, जी क्रिमिनल भी होता है, कोऑपरेटिव्स भी होता है, बैंकिंग भी होती है, जी हर चीज़ के हैं। फिर इसके बाद जब लॉयर ग्रेजुएशन ला का हो जाता है, इसके बाद स्टूडेंट्स अपना-अपना ओके चॉइस करते हैं कि इंटरेस्ट हमको सिविल वर्क करना है, बैंकिंग किस से संबंधित उसमें जाना है। तो वो अपने या जो सीनियर एडवोकेट उनके साथ होता है, वो जी किस फील्ड से उसका फील्ड से संबंधित है। वैसे तो मल्टीपल होते हैं, मोस्टली ऑल लॉयर्स they can file the cases, they can practice the all civil procedures criminal. सिविल एक वेल एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर है, जिसके कारण एक स्टेप बाय स्टेप आदमी चलता रहता है और स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो वो हो जाता है। क्रिमिनल लॉज में बहुत सारे चेंजेज आते रहते हैं और क्रिमिनल लॉज में अपना एक स्किल्ड जो लॉयर है वही अच्छे ढंग से वर्क करता है और उनको मेन ऑब्जेक्ट होता है कि जो हमारा क्लाइंट है, उस क्लाइंट को हमको कैसे भी करके उसको दोष मुक्त करना। इसके लिए क्रिमिनल में थोड़ा-सा काफ़ी अच्छी स्टडीज़ और काफ़ी अच्छा स्किल चाहिए और लोग करते हैं, बहुत अच्छे ढंग से सीखते हैं जी और शुरुआत में आजकल के यंग लड़के तो जो हैं, वो बहुत ही इंटेलिजेंट आ रहे हैं और वो ग्रैस्पिंग पावर उनकी बहुत अच्छी है। जी सर इसमें जब हम देखते हैं कई बार हमने जो न्यूज वगैरह में देखा इसमें गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई लॉयर रहते हैं कई बार तो वो क्या गवर्नमेंट ऑथराइज या वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं या एडवोकेट फर्म से ही वो किसी को अलॉट कर देते हैं हाँ, पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्रिमिनल जी हाँ केसेस में उसका जो है ना, टेक्निकल टर्म आपने अभी यूज किया कोई भी जी क्राइम होता है, वो स्टेट राज्य की तरफ से लड़ा जाता है। लाइक स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, आप भोपाल में हैं या कहीं हैं। जी सबसे पहले जो एफआईआर होती है, कोई किसी का जो विक्टिम होता है, जी वो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन एफआईआर पुलिस थाने में जाके कराता है। एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा होता है और इसके बाद फिर उसके ऊपर ये चार्ज लाने के लिए पुलिस रिपोर्ट्स जाती हैं और उसके बाद मामला क्रिमिनल कोर्ट में, सेशन जज में या जूनियर डिवीज़न के उसमें चला जाता है। वहाँ जाने के बाद जो प्रक्रिया होती है, उसके लिए रिप्रेज़ेंट करने के लिए या पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स गवर्नमेंट की तरफ से लॉयर होते हैं, जो सीनियर लॉयर होते हैं, उनको अपॉइंट किया जाता है और वो मुकदमा प्रेजेंटेशन ऑफ द केस उनके द्वारा गवर्नमेंट को होता है। जैसे मान लो अगर प्लेंटिफ होता है और रिस्पोंडेंट होता है, तो सिविल में, तो प्लेंटिफ जो वादी कहलाता है, जिसकी तरफ से केस दिया गया है, वो स्टेट गवर्नमेंट होती है क्रिमिनल में और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते हैं। इनका एक एग्जामिनेशन भी होता है, एडीजे एग्जामिनेशन, जो स्टूडेंट्स अपने 5-6 साल की सीनियरिटी में और पढ़कर परीक्षा पास करके लिया जाता है। फिर वो अपने आप को प्रिपेयर करके पुलिस प्रोसिक्यूशन के केसेस को कंप्लीट करते हैं। ओके तो इसमें फिर वो गवर्नमेंट उनको तनख्वाह देती होगी सेपरेट हाँ, वो केस दे आर अपॉइंटेड, यस, दे आर ऑल दे आर अपॉइंटेड एज अ हाँ, गवर्नमेंट लॉयर एज ए गवर्नमेंट लॉयर एंड गवर्नमेंट प्लीडर। तो कोई भी शासन से गवर्नमेंट का केसेस जो होते हैं, जी वो सबसे पहले उन्हीं के पास दिए जाते हैं, वो प्लीड करते हैं और वो अपना प्रूव करना चाहते हैं कि ये जिस आदमी का एक्यूज्ड है, उसने क्राइम किया है, तो उसे सजा दिलाई जाए। तो आई थिंक इन्हीं इन्हीं में से वो जो कई ऐसे गरीब आ जाते हैं जिनके पास रहते नहीं है लॉयर कई बार तो वो जो मैंने पढ़ा है कि गवर्नमेंट दे देती है ठीक है या कोर्ट दे देता है लॉयर उनकी तरफ से तो आई थिंक कि इसी में से देते होंगे या उसका अलग प्रोसेस है सर नहीं, उसमें लीगल एड सर्विसेज एक अलग है अपने कोर्ट्स में और लीगल अफेयर्स का सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से है, उनको फंडिंग होती है, उनके बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। अच्छा और जो लोग ऐसे गरीब लोग होते हैं जी जिनको कि वो नहीं होता है, कोई भी अगर क्रिमिनल एक्यूज है और वो अपना एडवोकेट नहीं कर जाता, तो इन लीगल एड्स की सर्विसेज की तरफ से उनके पास एक लिस्ट एनरोल्ड रहती है। अच्छा वो प्राइवेट एडवोकेट्स भी होते हैं, गवर्नमेंट के भी एडवोकेट्स होते हैं और प्राइवेट एडवोकेट्स ही उनको लड़ते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का एडवोकेट जो है, वो अपने क्राइम की जो वो है उसको रिप्रेजेंट करता है, अच्छा उसको। तो प्राइवेट लॉयर्स होते हैं और वो उनको बड़े नॉमिनल फीस के ऊपर उनको अपॉइंट किया जाता है। कई ओके बार तो चैरिटेबल वो करते ओके हैं। बट जनरली वो मैं फीस आपको बताना जी हाँ चाहूँ, सर यूएस में लॉयर को ऐसे बोनाफाइड जो वो है केसेज चैरिटेबल करने की अंडर कंपल्सरी है।
साल में कम से कम 5 या 10 केसेस अच्छा। जो है ना करना ज़रूरी है। चाहे जी। कितना ही बड़ा सीनियर एडवोकेट हो, वो फीस नहीं चार्ज कर सकता है। ओके। प्रो बोनो जी, केसेस केसेस कहलाते हैं। जी, इंडिया में भी इस सिस्टम को हो गया है और बड़ी नॉमिनल फीस उनको दी जाती है और लोग करते हैं और लोग बड़ी आसानी से, आपने देखा होगा छोटे-छोटे या बड़े-बड़े केसेस जो है ना जी, सुप्रीम कोर्ट में लॉयर्स के पास पढ़ते हैं और बड़े-बड़े लोग जो बड़े एडवोकेट्स हैं, वो उन केसेस को विदाउट फीस उनको जी, प्लीड करते हैं। जी। तो सर अपन लास्ट में बिफोर वी एंड अप दिस डिस्कशन आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम एंड एफर्ट सर कि आपने क्या डिफरेंस देखा सर क्योंकि आपने फॉरेन का भी देखा, इंडिया का भी देखा और बैंकिंग सिस्टम में भी क्योंकि अपन दोनों रिलेटेड ही बात कर रहे हैं आपके एक्सपर्टाइजेशन होने के कारण। क्या-क्या चेंजेस आपने अभी तक देखे और आपके अनुभव से कुछ अगर शेयर करना चाहें? इंडिया में अब बैंकिंग सिस्टम बहुत अच्छा हो गया है और कंप्यूटराइजेशन आने के बाद बहुत फास्ट हो गई है, फास्ट चीज़ें हो गई हैं। लेकिन अभी साइबर फ्रॉड जी, बहुत जम के बढ़ रहा है। उसका कारण ये है कि जो आईटी का या लोग हैं, प्रोफ़ेशनल्स जो हैं, अगर कोई मानसिक विकारता है ऐसे लोगों में, वो कहीं न कहीं से कोई न कोई उसकी उसका कंप्यूटर सिस्टम का तोड़ निकाल लेते हैं और आजकल बहुत फ्रॉड्स हो रहे हैं और किसी भी टेलीफ़ोन से बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं। इधर-उधर से लोग वो कर रहे हैं, उनके कोड नंबर्स मोबाइल के नंबर से हैक कर रहे हैं, इस प्रकार ये हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी एक चिंतनीय विषय है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ इंडिया ही में हो रहे हों। जी, यूएस में हर जगह पूरी फ़ॉरेन कंट्रीज़ में हो रहे हैं जी, और इसके लिए कोई न कोई सिस्टम ऐसा होना चाहिए। तो भी एट लीस्ट 95% वेल सिक्योर्ड है और प्रोग्रेस हर हर बैंक कर रहा है और उसके हिसाब से सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स में परफेक्ट है। कुछ गलतियाँ अपने कस्टमर्स के द्वारा होती हैं, जैसे हमेशा वार्निंग दी जाती हाँ है। सर। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया हमेशा बोलता है कि टीवी में एडवर्टाइज़मेंट्स बहुत आते हैं कि आप कोई भी फ़ोन आए तो आप उसको जब तक वो ना हो आप अपना नंबर नहीं बताएँ। बैंक का कोई एटीएम का कोड नहीं बताएँ, बैंक का अकाउंट नंबर नहीं बताएँ, बैंक जी सर। का आप फ़ोन मोबाइल नंबर क्या लिंक है वो मत बताएँ। और इन सब चीज़ों को तो कस्टमर को भी थोड़ा-सा जागरूक अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। जी। तो इस तरह से सर बैंक भी कैंपेन चलाता रहता है। तो और कोई बात ऐसी जो बच्चे जो लोग ध्यान रखें ताकि ये फ्रॉड से बच सकें, बाकी तो होने को कोई टाल नहीं सकता बट एटलीस्ट अगर अपन अवेयर रहें, तो एटलीस्ट बैंकिंग रिलेटेड और अगर लॉ रिलेटेड क्योंकि आज जैसे आपने बोला सर तो हर फील्ड में आजकल फर्जीवाड़ा होने लग गया है। तो इसमें भी कहीं ऐसे कोई फर्जी कहीं नहीं फँस जाएँ लोग। बैंक में तो अब पहले क्या होता था कि बैंक में जब किसी को पैसा निकालना होता था, बैंक के काउंटर पे जाता था, बैंक में जाता था, पासबुक देता था, चेक में साइन करता था, चेक का मिलान करता था। अब वो सिस्टम खत्म हो गए हैं, ऑलमोस्ट एटीएम से ही सब लोग पैसे निकालते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना पिन किसी को ना बताएँ और बड़े शांत भाव से एटीएम के मशीन के पास अपना कार्ड को डालें। पिन कोड पासवर्ड अगर भूल गए हों, तो किसी से सहमत वो ना करें, किसी को अपना मोबाइल देके वर्क नहीं करने दें और ख़ास तौर पर सीनियर सिटीज़न्स के लिए ये जी। बहुत बड़ी सलाह है कि इन लोगों को अपना सतर्क रहना चाहिए। और आजकल तो बैंकिंग सिस्टम में ये हो गया है कि सीनियर सिटीज़न्स अगर अपना पैसा भी निकालना चाहें, तो बैंक से एक रिप्रेजेंटेटिव आके और उनको पैसे दे जाता है और राइट। सब सिस्टम में कर रहा है। तो इस प्रकार की सुविधाएँ बैंक दे रही है, ये बहुत बड़ी सराहनीय है। और फ्रॉड तो करने के लिए आज के समय में कोई भी किसी भी प्रकार किसी हद तक भी जाते हैं और फ्रॉडस्टर्स बहुत भयंकर रूप से स्किल्ड हो रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा विषय है। इसके लिए चाहेंगे कि जो हाई टेक्नोलॉजी के प्रोफ़ेशनल्स हैं, उनको इसके लिए कहीं न कहीं ऐसी लेयर बना के रहना हालाँकि आजकल ओटीपी जो वन टाइम पासवर्ड है, वो आपके ही मोबाइल पे आता है, किसी और को नहीं। लेकिन अगर किसी ने बता दिया और किसी ने जानकारी से बदमाशी कर ली तो है। एटीएम में भी अगर एटीएम को डाल के और इसके बाद कंप्लीट ट्रांज़ैक्शंस के होने के बाद जब तक वो ओरिजिनल इनिशियल स्टेज पे नहीं आ जाता है, जब तक आपको अपने वहाँ से नहीं हटना चाहिए। चाहे पीछे कितनी भी लाइन लगी हो, आपको शांत भाव से अपना कार्ड निकाल के और देख लें कि हाँ, ट्रांज़ैक्शन कंप्लीट हो उसमें स्क्रीन पे आ जाता है, तो ये करना चाहिए। और सर एक यूपीआई रिलेटेड भी बैंक आजकल अवेयरनेस चला रहा है कि यूपीआई आईडी भी ना दें या यूपीआई आईडी ऐसे शेयर ना करें। हाँ, ये भी है। अब जैसे फ़ोन पे है जी, या यूपीआई का गूगल पे है, ये सब चीज़ें हैं, उनका अपना वो कार्ड डालते हैं। यहाँ तो कम से कम
यूपीआई में कोड नंबर डाला जाता है, यूएस में तो कोड नंबर भी नहीं डाला जाता है। ओके। $2000 तक के पेमेंट्स हमेशा वैसे ही कर दिए जाते हैं, स्वाइप किया अपना पेमेंट हो गया। तो यहाँ पे कोड डाला जाता है, अगर आपने उसमें कोड अगर आपने सही डाला और उसके बाद तो आपका पेमेंट हो जाता है, अगर नहीं डाला कोड नंबर तो है। लेकिन अगर आपने इसी में किसी अपने पड़ोस में जो खड़ा हुआ है जिसकी इच्छा फ्रॉड करने की है, उससे चर्चा की और कुछ उसने अपने क्लू से आपसे कुछ पूछ लिया, तो वो आपके अकाउंट को हैक कर सकता है। ओके, थैंक यू सर, ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी सर आपने दोनों ही फील्ड से, एंड रियली अप्रिशिएट। लास्ट मोमेंट पे सर अगर आप कोई बात बताना चाहें जिससे कोई ऐसी चीज आपका अनुभव ओवरऑल इतने सालों का, या कोई ऐसी बात जो बच्चों के काम आए या जो लिसनर सुन रहे हैं इन दोनों फील्ड से रिलेटेड, या कोई अदर फील्ड से रिलेटेड जिसकी आपको एक्सपीरियंस हो। बैंकिंग से संबंधित तो यही है कि आप सतर्क रहना चाहिए, और कोई भी काम बैंक से संबंधित ट्रांजैक्शन से संबंधित या और भी चीज़ें हैं, लॉकर वगैरह का ऑपरेशन करना, ये वो है। दूसरी चीज़, बैंक में हमेशा जॉइंट अकाउंट रखना चाहिए। दैट शुड बी आइदर और सर्वाइवर, या तो आपके पत्नी के साथ आइदर और सर्वाइव कीजिए। बेटों के साथ सलाह दूंगा, या अगर आपके खाते हैं तो फॉर्मर और सर्वाइवर होना चाहिए। फॉर्मर का मतलब एज लॉन्ग एज यू आर अलाइव द मनी बिलोंगिंग टू आपकी होगी, और सर्वाइवर होने के बाद यह है उसकी हो जाती है। दूसरे, आजकल क्या है कि बैंकों में न जाने के लिए मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट स्कीम्स आ गई हैं, कि आपका जो फिक्स डिपॉजिट्स हैं वो आपके सेविंग बैंक अकाउंट से लिंक कर दिया जाता है। मान लीजिए आपकी 10 लाख की फिक्स डिपॉजिट है, अगर आपको कभी इमरजेंसी पड़ जाए तो आपको बैंक में जाओ, बैंक में फिर 2 घंटे खड़े रहो, फिर आज वो अधिकारी नहीं है या कुछ काम नहीं हो पाया, पता चला कि टाइम हो गया, तो वो आपके काम नहीं हो पाएंगे। या आप सडन बीमार हो गए, कहीं हॉस्पिटलाइज हो गए, आपको मान लो 4 लाख रुपए जमा करना है, तो आप एफडी तोड़ना एक बड़ा आसान है जब तक आप बैंक में प्रेजेंट हैं। इसलिए बैंकों में अब मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट्स आ गए हैं कि फिक्स डिपॉजिट जो है आपकी, वो आपके बचत खाते से लिंक कर दी जाएगी, और आप फ्लेक्सिबल, और उसको आप कभी भी ऐसा मौका आता है तो आप उस कार्ड से, एटीएम से या क्रेडिट उससे पेमेंट मशीन से जो है होता है वो आप दे सकते हैं, या हॉस्पिटल में या किसी भी शॉप में आपको चाहे तो वो 2 लाख रुपए निकले। लेकिन शायद इसके लिए अपने को बैंक से एक बार पहले फॉर्म भरना पड़ता है। हाँ, या ऑनलाइन नहीं होती है फ्लेक्सी वाली शायद? नहीं, ऑनलाइन भी होती है। आपका खाता है आपके बैंक का, अगर आपके पास अपना यूजर आईडी और पासवर्ड है, और या आपके पास ऐप है और उसका पिन कोड है, है, तो आप अपने जो डिपॉजिट है उसको ट्रांसफर करके अपने फिक्स डिपॉजिट बना लेते हैं, और वो ऑनलाइन से कनेक्ट क्योंकि सर ये अभी और आप ऑनलाइन तोड़ भी सकते हैं, घर बैठे आप उसमें पैसा जो है उसको अपने ट्रांसफर कर सकते हैं। क्योंकि ये सर एक ऐसी चीज है जो कभी भी मान लो एक इमरजेंसी फंड आपको जरूरत पड़ गई, तो आपने अभी, और इसका मैंने सुना था सर, आप प्लीज वेरीफाई करिएगा अगर मैंने गलत सुना है तो, कि ये जैसे मान लीजिए 1 लाख की बनाई थी आपने और आपके 50,000 आपने किसी को चेक में दे दिए, तो उसने एफडी से ले लिए, तो जो बचे हुए 50,000 है उस पर आपका इंटरेस्ट लगा रहेगा और वो एफडी कंटिन्यू रहेगी। नहीं, वो उसमें क्या है कि जो आपकी 1 लाख की फिक्स डिपॉजिट थी जी, वो फिक्स डिपॉजिट सपोज 8% के ऊपर थी, ठीक है। अगर आपकी 6 महीने वो चली है और आप उसको तोड़ते हैं, 50,000 रुपए निकल जाते हैं, तो आपको जो इंटरेस्ट है वो 8% ना होके 1% कम 7% पे उसका होगा, और उसके ऊपर जो भी टैक्स लगा हो आता है वो टीडीएस कट जाता है, ओके, है ना, और रिमेनिंग 50,000 की फिर से फिक्स डिपॉजिट बन जाती है। ओके, नहीं सर, मेरा क्वेश्चन शायद आप समझे नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि जो फ्लेक्सी वाला है ना, जिसमें कि अपन सेविंग अकाउंट से अटैच्ड है, ये तो एक तो फिक्स हो गया कि वो 13 महीने तो आपको रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर वही है जो कट जाएगा। एक ये जो फ्लेक्सी है जिसमें कि सेविंग अकाउंट की तरह अपना यूज हो रहा है, कि मान लो आपने किसी को चेक दे दिया, इमीडिएट आपकी नीड आ गई हॉस्पिटल में, आपने बोला यहाँ ये है ले लो, तो उसने निकाल लिया, तो अपने 2 लाख का था वो एफडी, अब उसमें से उसने 1.5 बचे 50,000 का पेमेंट हो गया उसको, तो वो 1.5 लाख वाले पे अब वो इंटरेस्ट मिलेगा 7, या फिर नहीं, 1.5 लाख के ऊपर तो 8% ही मिलेगा। हाँ, 8% ही मिलेगा, लेकिन अगर जो 50,000 तोड़ा है जी, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पेबल होगा, 6 महीने आपकी हो गई है और 12 महीने की है, तो वो उसके ऊपर 1% कम से, क्योंकि वो एक तरह से सर्विस थी, एक प्रीमैच्योर पेमेंट जी जी, ठीक है, ये व्यवस्था होती है उसमें, और उसके ऊपर अगर आपको टैक्स पेबल होता है तो टीडीएस भी कट जाता है अकाउंट से।
ग्रेट सर। और कोई ऐसी बात जो लॉ से रिलेटेड हो, आपने ये तो अपनी बैंकिंग की हो गई, एंड नोट पे कुछ? लॉ एक बहुत वास्ट फील्ड है, जी। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम्म, अगर आदमी थोड़ा बहुत भी अपने आप को तर्क विवेकपूर्ण मानता है और है, तो उसको लीगल नॉलेज अपने आप में बहुत ज़रूरी है और करना चाहिए। वो आपके परिवार के लिए, समाज के लिए भी, भली प्रैक्टिस ना करे अगर वो लॉ की डिग्री नहीं है, लेकिन लॉ का ज्ञान जो है, हम बच्चों से कहेंगे, स्टूडेंट से कहेंगे कि उनको अपने सब्जेक्ट के साथ-साथ, साइंस स्टूडेंट मोस्टली इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन साइंस स्टूडेंट्स को भी लॉ से संबंधित चीज़ों को जानना समझना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि लीगल सब्जेक्ट्स 1-2 सेकेंडरी लेवल पर भी होना चाहिए, जिससे कि बेसिक चीज़ें नॉलेज जो है ना, लॉ पॉइंट ऑफ व्यू की आज की जनरेशन में हो। सीनियर सिटीजन्स को भी लीगल अपने नहीं पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पे सुने, ये एडवर्टाइजमेंट को देखें, टीवी के वो देखें, और बहुत सारे ऐसे वो आते रहते हैं डिस्कशंस, उनको सुने कि लीगल अवेयरनेस उनमें बहुत होना ज़रूरी है, ताकि वो अपने मनी को और अपने आप को सुरक्षित रख सकें, अपनी प्रॉपर्टी को सुरक्षित, गलत उनके साथ धोखा ना हो जाए। ग्रेट सर। लास्ट में बस मैं यही जानना चाहूंगा कि जैसे आपने भी पहले करी थी लॉ, जस्ट एज अ इंटरेस्ट के तौर पे आपने डिग्री ले ली थी, बट प्रैक्टिस आपने बाद में शुरू करी, तो क्या ये एक मैंडेटरी चीज होती है कोई भी केस लड़ने के लिए आपके पास प्रैक्टिस करना जरूरी है, या कभी इमरजेंसी में किसी को जरूरत पड़ जाए और अगर डिग्री है तो वो कर सकता है, या बिना डिग्री के भी आप लड़ सकते हो? अगर किसी के पास डिग्री है और उसका बार में रजिस्ट्रेशन नहीं है जी, और उसने अभी 2000 पिछले 5 साल पहले से ही, जहाँ तक मेरा ख्याल है, ये एग्जामिनेशन शुरू हुआ है स्टूडेंट्स के लिए। उसके पहले जो जिन लोगों के पास डिग्री होती थी, वो अपने स्टेट लेवल के बार में जाके एप्लीकेशन देते थे, रजिस्ट्रेशन उनका डिग्री के बेस पे हो जाता था। ग्रेट। ओके सर, बहुत ही अच्छा लगा सर, काफी चीजें सुनने का और मौका मिला, और भी जानने की इच्छा है, लेकिन एक लिमिट होगी टाइम की, नहीं तो ये तो जितना डिस्कशन होता जाए, ज्ञान की तो वर्षा जितनी करी जाए उतनी कम है, और सर का एक्सपीरियंस इतना वास्ट है कि जितना सर से पूछा जाए उतना कम होगा। बट मैं कोशिश करूंगा, आप इस पे कमेंट कीजिएगा, अगर आपको और कुछ जानना हो तो फिर मैं दोबारा सेशन लेकर के आऊंगा सर के साथ, एक और पर्टिकुलर टॉपिक वाइज ले लेंगे, हम सर से बात कर लेंगे। तो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, बहुत अच्छा लगा आपसे, और थैंक यू आपने समय दिया, और मैं अपने आप को भाग्यशाली मानूंगा कि मुझे पता लगा सर के बारे में, तो सर से डिस्कस कर पाया बैंकिंग और लॉ से रिलेटेड। आशा है आप सबको पसंद आया होगा, और जो स्टूडेंट्स मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, इससे उनको करियर रिलेटेड भी मोटिवेशन मिला होगा, पॉजिटिव एटीट्यूड आया होगा आपके मन में। इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहे। थैंक यू वेरी मच, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इन योर नेटवर्क। मैं फिर मिलूंगा आपसे दोबारा। थैंक यू।